हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम की, सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया की। यू कैन सी कि पार्ट 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमने सेक्टर्स की बात की थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो हम लोग एक्ट्स और स्कीम्स की बात करते कवर करते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसमें भी हमने अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 स्कीम्स उसमें कवर कर चुके हैं। आज भी हम लोग अराउंड इतनी 9-10 कवर कर लेंगे ताकि आपको एक अच्छा फ्लो बना रहे। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्कीम देखो, बात कर रहा है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो, नाम से आपको आइडिया लग जाता है कि नेशनल लेवल की बात हो रही है, बीमा मतलब इंश्योरेंस प्रोग्राम की बात हो रही है ये, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। सिर्फ नाम से ही आपको काफी चीजें पता चल जाती हैं। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें कवर कर रहा है वो थोड़ा एडिशनल फैक्टर्स देख लिया करो, फीचर देख लिया करो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को हम लोग लिटरली अगर टर्म्स में बात करें तो उसको हम बोलते हैं नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। बेसिकली एक गवर्नमेंट रन हेल्थ प्रोग्राम है और एक इनको प्रोवाइड किया जाता है, इंडियन पुअर्स को प्रोवाइड किया जाता है। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि हमारे जितने भी मेनली योजनाएं होती हैं वो हमारे बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों के लिए ही होती हैं। लेकिन अब अगेन उन्होंने कुछ नया चीजें शुरू कर दी हैं जो सबके लिए ओपन है, रूरल एरियाज के लिए भी, अर्बन एरियाज के लिए भी। फिलहाल यहाँ पर जो है ये इंडियन पुअर के लिए ही है। The scheme aims to provide health insurance coverage to unrecognized sector workers belonging to below poverty line category and their family members shall be beneficiaries under this scheme। तो सिंपल सी चीज है, लाइक अगर मैं नॉर्मल इंश्योरेंस की भी बात करूं, अगर हम लोग को इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारी फैमिली हमारी बेनिफिशियरीज होती हैं लेटर ऑन। सेम तरीके से यहाँ पर भी अगर कोई अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स हैं तो उनको इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बीमा योजना में कवर किया जाता है। एंड ऑल्सो जो बेनिफिशियरीज होती हैं वो उनकी फैमिलीज ही होती हैं। नाउ सेकेंड चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत सारी बीमा योजनाएं जो है बनाई हैं और उनमें ज्यादा कोई फर्क भी नहीं है। ज्यादा मेन चीजें क्या होंगी कि उसमें थोड़ा सा प्रीमियम का वैल्यू चेंज कर देते हैं, होती वो वही सेम चीज है, बिलो पावर्टी लाइन लोगों के लिए होती है, कैटेगरीज बना देते हैं, विमेंस के लिए कर देते हैं, इस तरीके से चेंजेस करते रहते हैं। बट बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं तो नाम में कंफ्यूज मत होना, जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट। उसके बाद देखो यहाँ पर हर्डली उसने बोला है इट प्रोवाइड्स कैशलेस इंश्योरेंस फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल। तो कैशलेस इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो चीजें हम लोग टेक्निकली जो हम ऑनलाइन मोड पे जो चीजें होती हैं, काइंड ऑफ दैट है ये। उसके बाद देखो, The scheme started enrolling on April 1, 2008 and has been implemented in 25 states of India. The main thing is कि अभी भी एक्टिव है, इसका मतलब इसको किसी भी कोड में या ऐसे किसी भी तरीके से इसको वाइंड अप नहीं किया गया है या इसका क्लोजर नहीं किया गया है, अभी भी एक्टिव है। April 1, 2008 में इसको चालू किया गया था। इनिशियली अगर इसकी बात करें तो इसको कवर किया जाता था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेकिन अब क्या है, इन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया है टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फ्रॉम April 1, 2015। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, आपको ध्यान रखने होते हैं किसी भी फॉर्म में। देखो जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, 4 ऑप्शंस होते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि आपको बताना है कि करंटली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो आपको पता होना चाहिए है कि अब वो लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं है, नाउ इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब से? April 1, 2015 से। नेक्स्ट देखो, every below poverty line family holding a yellow ration card। now the point is कि राशन कार्ड में भी कैटेगरीज होती हैं, 3 कलर्स में होते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहा है येलो राशन कार्ड की। स्पेसिफाई कर दूं, येलो राशन कार्ड बनाते ही उन लोगों के लिए हैं जो बिलो पावर्टी लाइन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि वो सारी फैमिली जो बिलो पावर्टी लाइन रह रही है, ऑल्सो उनके पास येलो राशन कार्ड है, पे करते हैं 30 रुपए फॉर रजिस्ट्रेशन to get a biometric enabled smart card containing their fingerprints and photographs। तो काइंड ऑफ प्रोसीजर है, 30 रुपए पे करते हैं। और ये किनके लिए है? जिनके पास येलो राशन कार्ड है। देखो बिलो पावर्टी लाइन बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगेन हम लोग आपको एक्सेस कैसे करेंगे? आधार कार्ड क्यों बनवाए थे? ताकि हमें पता चले दैट यू आर हेयर, ताकि आपकी जब जनगणना हो, आधार कार्ड अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो बंदा आपको कंसिडर करे, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि बिलो पावर्टी लाइन तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? दैट इज थ्रू दिस काइंड ऑफ ये येलो राशन कार्ड है, इसके थ्रू पता चल जाता है। नेक्स्ट देखो, दिस enables them to receive inpatient medical care up to ₹30,000 पर फैमिली पर ईयर इन एनी ऑफ एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी में भी चले जाओ, जो एम्पेनल्ड है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये इंश्योरेंस जो है ये पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को कवर करता है, तो सेम तरीके से भी जितने भी एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स होते हैं उन्हीं के लिए जो है वहां पे जाके इस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हो।
30,000 पर फैमिली पर ईयर के हिसाब से इसका आप मेडिकल केयर का बेनिफिट ले सकते हो। प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई इलनेस है आर कवर्ड फ्रॉम डे 1 फॉर हेड ऑफ हाउस होल्ड, स्पाउस एंड अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स। तो बेसिकली इसमें अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टेंट इलनेस है, मतलब आपकी कोई मौजूदा बीमारी है, तो इसमें आपको डे 1 से कवर किया जाता है। इसमें किस किस को कवर किया जाता है? हेड ऑफ द फैमिली, आपकी वाइफ, ऑल्सो आपके जो आगे के 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर पेरेंट्स। तो 3 का मतलब है कि टोटल मतलब इन शॉर्ट 5 लोगों को कवर किया जाएगा। तो उसमें आपके पेरेंट्स और चिल्ड्रन अलग है, आप खुद और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड वो अलग है। क्लियर है? अब ये कवर क्या क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको फैसिलिटीज क्या क्या प्रोवाइड योजना के थ्रू होती है। नंबर 1 देखो उसने दिया है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो कवर करता है। कोई प्री हॉस्पिटलाइजेशन थी, अगर आप गए हो, लाइक हम कहते हैं ना कि एक दिन पहले आपको जाना था जी टेस्ट करवाना है आपको कल प्रॉपर एडमिट होने से पहले, या आपको किसी भी तरीके से आपकी कोई भी डायग्नोस्टिक कोई चीज़ है, सारी जो प्री हम लोग बात करते हैं मेन चीज़ शुरू होने से पहले, कोई पहले आपको कोई भी टेस्टिंग है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो भी ये चीज़ कवर करता है, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि अब आपकी छुट्टी हो गई, मतलब आपके प्री हो गया, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, छुट्टी हो गई, आप घर चले गए, उसके बाद भी जो है ये आपका पूरा जो है सर्जरी के बाद 5 दिन तक की वो जो कवर है वो आपको प्रोवाइड कराता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन विच इज रिलेटेड टू एलिमेंट या सर्जरी फॉर विच द पेशेंट वॉज एडमिटेड विल बी कवर्ड फॉर 5 days आफ्टर द डेट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, चीज ध्यान रखना। तो मतलब आपका पूरा खर्चा देखो बेयर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, जहाँ पे आपकी सर्जरी का टाइम या कोई भी एलिमेंट थी, एंड देन आफ्टर आपके पोस्ट डिस्चार्ज के बाद भी जो है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी 5 दिन तक आपको ये कवर करते हैं। उसके अलावा आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है ये भी कवर करते हैं, कोई डेंटल ट्रीटमेंट है वो भी कवर करते हैं, कोई डे केयर ट्रीटमेंट है, मतलब फॉर दोज हु डज नॉट रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन एंड आर रेफर्ड टू एज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। तो बेसिकली क्या है डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि लाइक आप बीमार हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब आपको हॉस्पिटल रहने की जरूरत नहीं है, आप आना जाना कर सकते हो, आप आउट पेशेंट ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। तो इन दैट केस आपको जो भी डे केयर ट्रीटमेंट होगा वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। मेटर्निटी बेनिफिट भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रोवाइडेड इसमें 2 चीजें है, अगर आपकी नेचुरल डिलीवरी है तो आपको 2500 रुपीज का जो है यहाँ पे क्लेम मिलता है, और जिसको हम बोलते हैं सी सेक्शन या आपको कहते हैं सर्जरी से अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो इन दैट केस 4500 आपको क्लेम के तौर पर मिलता है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अगर कोई भी न्यू बॉर्न कवरेज है या आपका बेबी हुआ है इस पूरे डिलीवरी प्रोसीजर के बाद, तो जो भी कवरेज होगा वो भी आपको मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट योजना थी क्योंकि अभी भी एक्टिव है तो इसलिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो लीगल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एट वर्क। बेसिकली काम पर बच्चों की कानूनी सुरक्षा की बात वो यहाँ पे कर रहा है। तो ये एक्चुअली एक पूरे नाम से प्रोजेक्ट है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। इसको 1988 में जो है शुरू किया गया था। और इनका देखो मैं सम अप करके बताऊं आपको, क्योंकि उसने नाम मेंशन कर दिया है कि एक लीगल प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए जो काम पर है। तो मेनली ये क्या करता है, बच्चों को उनकी काम वाली जगह से हटाते हैं एंड उनको किसी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं कि ये आपका काम नहीं है, गेट ट्रेन्ड फर्स्ट। वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, उनको रिहेबिलिटेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ना वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे भेजते हैं, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज लाइक हम कहते हैं ना कि छोटे बच्चे तब जाते हैं स्कूल में अगर वहाँ पे मिड डे मील्स मिल रही होती हैं, तो मिड डे मील्स उनको प्रोवाइड कराते हैं। उनके काम करने के लिए बाद उनको स्टिपेंड्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो इससे जो है इस पर्टिकुलर स्कीम से प्रोवाइड कराती है, ताकि वो बच्चों को फिलहाल काम करने से हटा के कुछ एक्स्ट्रा चीजों में इन्वॉल्व करके रखे। ना उसमें थोड़ा डिटेल चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या उसने मेंशन किया है। ओके, तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम जो है इसको 1988 में चालू किया गया था, इनिशिएट किया गया था टू रिहेबिलिटेट वर्किंग चिल्ड्रन इन लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे जो लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है इसका मतलब है देखो हर एक एरिया ऐसा होता है जहाँ से आपको एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा मिलती है। तो लेबर एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है कि वहां पर जो है लेबर की नंबर जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, काम करने वालों की जो बोलते हैं ना वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे सारे लेबर आपको जो है कैटेगरी के लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है अंडर एनसीएलपी स्कीम चिल्ड्रन आर विड्रॉन फ्रॉम वर्क, उनको काम से हटाया जाता है एंड उनको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में डाला जाता है जहां पर उनको ब्रिज एजुकेशन दी जाती है। बेसिकली उनका जो भी गैप हो जाता है ताकि वो एक एजुकेशनल लेवल, एक बेसिक एजुकेशन तो वैसे भी सबका हक होता है वो उसको बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है।
उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनके प्रॉपर जिसको बोलते हैं ना माइंड सेट को थोड़ा और ब्रॉडन करने के लिए। मिड डे मील्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, स्टिपेंड्स दिए जाते हैं दैट एनीवेज मोटिवेट देम। उसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। एंड फाइनली मेन स्ट्रीम टू फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। सिंपल सी चीज़ है, अगर मैंने किसी को एक लाइन पर डाल दिया है कि मैं वहाँ पे उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करूँगी, उसके जितने भी गैप थे एजुकेशन में उसको वो भी ब्रिज इन करूँगी, उसके अलावा उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी, वहाँ बैठा रहे अच्छे से मोटिवेटेड होकर काम करता रहे, मैं उसको स्टिपेंड भी दे रही हूँ, तो डेफिनेटली जब एक हायरार्की में कोई चीज़ चल रही है, लेटर ऑन हम लोग क्या करते हैं, जब उनका माइंडसेट थोड़ा और क्लियर हो जाता है जी काम नहीं करना पढ़ना है, तो उनको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, दिस इज द मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ अ चाइल्ड लेबर। तो बेसिकली उनके पुनर्वास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। द स्कीम सीक्स टू अडॉप्ट अ सीक्वेंशियल अप्रोच विद अ फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन वर्किंग इन हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अब इफ यू रिमेंबर हमने हैजार्डस ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस ये बहुत अच्छे से एक एक्ट में कवर किया हुआ है, उसको पक्का वहां पे देखना जाके। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि इनका जो मेन है, एक अच्छे प्रॉपर तरीके से बच्चों को रिहैबिलिटेट करके उनको एक प्रॉपर स्ट्रीम लाइन, उनको एक दिशा दिखाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इस स्कीम में क्या करते हैं, सर्वे ऑफ चाइल्ड लेबर एंगेज्ड इन हैजार्डस ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेस कैन बी कंडक्टेड। तो बेसिकली इससे हम इसके थ्रू जो है स्कीम के थ्रू हम लोग सर्वेज भी कर सकते हैं कि कितने बच्चे जो हैं एक बैड कंडीशन में काम कर रहे हैं, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस या प्रोसेसेस में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए एक सर्वे भी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, the identified children are to be withdrawn from these processes and occupations and उनको स्पेशल स्कूल्स में डालो in order to enable them to mainstream into formal schooling system। तो अगेन पॉइंट रेपिटेटिव है, बट अब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है कि जब हम सर्वे, पहले तो उन्होंने बता ही दिया कि उसका देखो लॉजिक ये है, ऑब्जेक्टिव ये है। नाउ क्या करते हैं हम लोग, प्रॉपर सर्वेस करते हैं स्कीम्स के थ्रू। जब हम लोग बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको वहां से विड्रॉ किया जाता है, उन ऑक्यूपेशन उन प्रोसेस से निकाला जाता है ताकि उनको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जो है उनको डाल सके। प्रोजेक्ट सोसाइटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल आर फुली फंडेड फॉर ओपनिंग अप स्पेशल स्कूल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। सिंपल सी चीज है कि प्रोजेक्ट सोसाइटीज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खोली जा रही है, जिनको पूरी तरीके से फंड किया जा रहा है ताकि वो ओपन कर सके इन स्पेशल स्कूल्स को, इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को, उन चाइल्ड लेबर को जिनको हम लोग ऑलरेडी वहां से निकाल के लेकर आए हैं। ठीक है, ताकि उनको प्रॉपरली जो है ये कहते हैं ना एक प्रॉपर दिशा दिखा सके जी आप इसमें गुड हो। आप ऐसा नहीं है कि जी आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है, जी आपको तो बिल्कुल अंबानी के नीचे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको एक दिशा दिखा देते हैं कि आप में ये क्वालिटी अच्छी है, चाहे आप वो दूसरा ITI कोर्सेज बोलते हैं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, या जिस भी चीज में आप अच्छे हो आप उसमें एक्सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पेशल स्कूल्स या मैं जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की बात करा रही हूँ वो क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले नॉन फॉर्मल या ब्रिज एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, स्किल्ड एंड वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। दोनों चीजों में देखो फर्क है, इस चीज को चेक कर लेना। नॉन फॉर्मल या देखो स्किल्ड तो हमारी जैसे नॉर्मल पढ़ाई की बात करते हैं जिसमें वो एक प्रॉपर एक अलग तरीके से कोई अलग ट्रेनिंग आपको देते हैं। जैसे मैंने आपको ITI का बोला, तो आप इलेक्ट्रिशियन के लिए क्या करते हो, उनको एक स्ट्रीम में डाल देते हो कि आप यू कैन गो ऑन दिस। नॉन फॉर्मल या ब्रिज एजुकेशन में ये आपके जो भी गैप होती है उसको फुलफिल कर देते हैं। मिड डे मील्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, स्टिपेंड दी जाती है हर बच्चे को 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से पर चाइल्ड। हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है थ्रू अ डॉक्टर अपॉइंटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ 20 स्कूल्स। तो अगेन पूरा आपका ध्यान रखा जा रहा है ताकि आपको एक दिशा दी जा सके। नेक्स्ट देखो, अटल पेंशन योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसको लागू किया गया था ये न्यूज में बहुत ज्यादा था, बहुत हमने सुना भी है इसको। तो अटल पेंशन योजना को अगर मैं पुराने टर्म्स में बात करूं, इसको पहले बोला जाता था स्वावलंबन योजना, इसका पहले नाम था। लेकिन ऑफ कोर्स इसको हम किस नाम से जानते हैं, अटल पेंशन योजना के नाम से। एक गवर्नमेंट बैक्ड पेंशन स्कीम है इन इंडिया। प्राइमरली टारगेट किसको कर रही है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को। ऑफ कोर्स ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था 2010-2011 वाले पूरे सिनारियों में, लेकिन इसको रीलॉन्च किया गया था। देखो वही अगेन थोड़ी इंडियन प्रॉब्लम रहती है कि हम जब कोई चीज लॉन्च करते हैं थोड़े टाइम बाद हम लोग उसे सेटबैक ले लेते हैं। लाइक अगर मैं कोड्स की भी बात करूँ, लेबर कोड्स की भी बात करूँ, इनको लागू बड़े जोश से किया गया था, लेकिन अब 2 साल में इनका कुछ अता पता हुआ ही नहीं है। बट होपिंग कि अप्रैल तक सब सेटल हो जाए।
लेटर ऑन इसको रीलॉन्च किया गया था। कब इसको? 2015 में बजट सेशन में, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली। तो बेसिकली उन्होंने जो है इसको अनाउंस किया था। इट वॉज प्रॉपरली, अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूँ, देखो उन्होंने रीलॉन्च तो कर दिया था, मेंशन कर दिया था सेशन में, लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग की बात करें तो उसको 9 मई 2015 को नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको कोलकाता में लॉन्च किया था। नेक्स्ट देखो, इन ऑर्डर टू इंसेंटिसाइज पीपल, या बोलते हैं ना कि बेसिकली किसी को कोई लाभ देने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? स्कीम में एनरोल करना पड़ता है। ठीक है, ऑफकोर्स सीधी सी चीज है। टू एनरोल इन द स्कीम एंड वाइडन इट्स रीच, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग, कहते हैं ना कि ज्यादा इतने पॉपुलेशन है, मैक्सिमम लोगों तक इसको रीच कराने के लिए यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये क्या करेंगे, को कंट्रीब्यूट करेंगे 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन, या 1,000 रुपए पर एनम, जो भी इसमें कम होगा, टू ईच एलिजिबल सब्सक्राइबर अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, जस्ट टू मोटिवेट पीपल कि आप इस पर्टिकुलर स्कीम में आके जो है इन्वेस्ट करो, इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट लो। इन्होंने क्या किया था कि उन्होंने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया कि हम भी इसमें 50% जो है आपके साथ जो है योगदान देंगे, को कंट्रीब्यूट करेंगे। जितना आप करोगे उसका 50% हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर 1,000 रुपए पर एनम के हिसाब से जो भी अमाउंट कम होगी 5 साल के लिए जो भी एलिजिबल सब्सक्राइबर के अकाउंट होंगे उसमें ये पैसे डाल दिए जाएंगे। ओनली सब्सक्राइबर्स जिन्होंने इस पर्टिकुलर योजना में सब्सक्राइब किया था बिटवीन 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक, एंड वर नॉट बेनिफिशियरीज किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की, बिसाइड नॉट हैविंग एनी टैक्सेबल इनकम, वर एलिजिबल फॉर दिस को कंट्रीब्यूशन। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि को कंट्रीब्यूशन तो बोले, ये नहीं कि जो आज भी कर रहे हैं उनको भी दिया जा रहा है, नो। जिन लोगों ने भी 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 तक इसमें एनरोल किया है। दूसरी चीज, वो किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बेनिफिशियरी नहीं है। ऑल्सो उनके पास ऐसा कोई भी टैक्सेबल इनकम भी नहीं है, उनको जो है को कंट्रीब्यूशन में बेसिकली एनरोल के लिए अलाउ किया गया था। मिनिमम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्योंकि देखो पहली चीज है, दिस इज अ पेंशन, इंश्योरेंस नहीं है, पेंशन स्कीम है ये। पेंशन में क्या होता है, जब आप एक ओल्ड एज अटेन कर लेते हो, पेंशन आपको तब मिलती है जब आप पूरा काम कर चुके होते हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी है, आप कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो, लेकिन चाहे आपकी एज जो भी है, लेकिन आपको मिलता कब है, दैट इज अ डिफरेंट एज। तो ये यहाँ पे पॉइंट चेक कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। मिनिमम एलिजिबल एज जो है इसमें, इस स्कीम को या इस योजना को ज्वाइन करने के लिए, वो है 18 ईयर्स, और इसमें मैक्सिमम ईयर्स आपकी रहती है 40 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्राइटेरिया है कि 18 से 40 साल के बीच के लोगों को ही इस योजना में ज्वाइन करने का अलाउ किया जाता है। एन एनरोल्ड पर्सन वुड स्टार्ट रिसीविंग पेंशन, आपने चाहे 40 में भी किया है खुद को वहां पे एनरोल, लेकिन आपको पेंशन कब मिलनी शुरू करेगी, जब आप 60 साल की एज को अटेन कर लेते हो। Therefore, a minimum period of contribution by the subscriber under the scheme would be 20 years or more. तो मिनिमम, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने बाई चांस 40 साल की एज में वहां पे ज्वाइन किया है, पर आपको पेंशन कब मिलेगी, जब आप 60 ईयर्स के अटेन हो जाओगे। तो मिनिमम जो इसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है वो 20 साल तो है ही है। एंड बाई चांस अगर आपने 18 ईयर्स की एज में ही ले लिया है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कंट्रीब्यूशन पीरियड आपका कितना ज्यादा रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर योजना थी हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम, मतलब उन्होंने क्रिएट किया एंड इसमें बहुत ही अमेजिंग सा रिजल्ट था और बहुत ज्यादा न्यूज में भी था। ये प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओपन टू इंडियन सिटीजन, जहाँ पे आपकी माइनर की एज अगर 10 है एंड ओल्डर कैन ऑल्सो अकाउंट विद अ गार्जियन टू मैनेज इट। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि आप जी 18 से ऊपर होगे तभी कर सकते हो, तो आप अगर 10 साल के भी हो तो आप अपने गार्डियन की मदद से इसको मैनेज कर सकते हो। दैट एम्स टू एक्सपैंड अफोर्डेबल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज बैंक अकाउंट्स, रेमिटेंसेज, क्रेडिट इंश्योरेंस एंड पेंशन। तो यहाँ पर क्या था कि आप लोग क्या कर सकते थे, अपना बैंक अकाउंट इस योजना के थ्रू बैंक अकाउंट खुलवा सकते थे एंड इसमें अगेन वो बैलेंस आपको 0 रख सकते थे। एंड कितने सारे लोगों ने इस जनधन योजना के थ्रू बैंक अकाउंट्स अपने क्रिएट किए थे। एंड इनफैक्ट आप जो भी स्कीम्स, हम बेनिफिशियरीज की स्कीम्स की या कोई भी योजनाओं की बात करते हैं, उनके थ्रू अगर कोई भी पैसा आता है वो आपके जनधन अकाउंट में ही आता है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं ले सकते हो। इस वजह से इस पर्टिकुलर योजना को बनाया गया था। दिस फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 28 अगस्त 2014। उसके बाद देखो,
उन्होंने बेसिकली इस स्कीम को अनाउंस किया था फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच में अपनी 15 अगस्त 2014 को। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसमें ट्रिमेंडस इनको रिस्पॉन्स मिला था, तो इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन किया गया है कि इन्होंने जो भी अचीवमेंट्स की हैं इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर, तो इनका रिकॉर्ड जो है वहां पे मेंशन्ड है। इट हैज बीन सर्टिफाइड दैट द मोस्ट बैंक अकाउंट्स ओपन इन 1 वीक एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंपेन। मतलब आप यू कैन इमेजिन कि अराउंड 1,80,96,130 बैंक अकाउंट जो है वहां पे खोले गए थे एक हफ्ते में इस पर्टिकुलर योजना के थ्रू। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पे। एंड वाज अचीव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज with at least one basic banking account for every household, financial literacy and access to credit, insurance and pension facility। सिंपल सी चीज है यार, अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आप सरकार के किसी और बेनिफिट का या किसी और काइंड ऑफ स्कीम का आप जो कहते हैं ना कि उसका फायदा कैसे ले पाओगे, उसका जितना बेनिफिट है वो आप कैसे ले पाओगे अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। सरकार आपके घर पे आके, ठीक है आपके पास येलो राशन कार्ड है, वेरी गुड, सब कुछ है, पर सरकार आपके घर में आके आपको कैश में तो नहीं पैसा देगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस स्कीम के थ्रू बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, ताकि बेसिकली इसका पर्पस क्या था कि हर घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट तो हो ही हो। ठीक है, अब इसका बेस्ट पार्ट ये था कि ये अकाउंट सिर्फ रूरल लोगों के लिए नहीं था, ये अर्बन और रूरल दोनों एरिया को कवर कर रहा था। एंड दोज हु ओपन अकाउंट वुड गेट इंडिजीनियस डेबिट कार्ड। बेसिकली जब कोई रुपए कार्ड था वो इसके थ्रू मिलता था। Account can be opened in any bank branch and business correspondent, basically बैंक मित्र आउटलेट एट जीरो बैलेंस। तो मेन चीज क्या थी कि इसमें जीरो बैलेंस वाला पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, every bank account is on core banking system CBS of banks, mobile banking using USSD facility available on even basic features phone is also being supported। तो बेसिकली क्या है कि आप इसमें, क्योंकि अब देखो हर किसी के पास फैंसी फोन नहीं होंगे, आईफोन एंड सैमसंग ये नहीं पॉसिबल है उनके पास, तो ये इन्होंने इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम्स के लिए मोबाइल सिस्टम भी इस तरीके से रखा था कि बिल्कुल बेसिक फीचर्स को भी यूज करते थे ताकि आप लोग उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो ये इनका सबसे बेस्ट चीज थी कि हर बैंक अकाउंट को कोर बैंकिंग सिस्टम के तौर पर ही जो है रखा गया था। ठीक है, अ फैसिलिटी ऑफ कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर इज अवेलेबल नेशन वाइड। तो अब देखो स्कीम बनाई है तो इन्होंने इमीडिएटली कॉल सेंटर्स भी क्रिएट कर दिए थे। इट्स लाइक कि जैसे ही कोरोना सिचुएशन हुई, सरकार ने फटाफट से टोल फ्री नंबर निकाल दिया एंड नेशन वाइड बहुत सारे कॉल, बेसिकली आपके सपोर्टर्स वहाँ पे बैठे हुए थे, आप कॉल करते थे। ऑफकोर्स इतनी पॉपुलेशन है, इतने सारे लोग फोन करते हैं, नंबर आने में थोड़ा टाइम लग जाता था, लेकिन ऑफकोर्स आपकी बात जो है वहाँ पे कॉल सेंटर में हो जाती थी। ठीक है, बहुत क्विकली ये चीजें कर दी जाती है। नेक्स्ट देखो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इफ यू रिमेम्बर ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में रही थी स्कीम को। अगेन ये सारी स्कीम का फैसिलिटीज आपको तभी मिलती है जब आपके पास जनधन योजना के थ्रू या आपके पास वैसे भी बैंक अकाउंट हो, तभी आपके पास पैसा जो है ट्रांसफर होता है। नाउ द पॉइंट इज कि इस योजना स्कीम को या इस बीमा योजना को बनाया गया है एक गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है इंडिया में। वैसे भी बीमा से आपको पता चली गया कि इंश्योरेंस की बात है। इसको भी सेम उसी बजट सेशन में, जब हम लोग बात कर रहे थे अभी ऊपर एक योजना की, इसको भी उसी तरीके से 2015 के बजट सेशन में ही मेंशन किया गया था बाय हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के थ्रू। एंड अगेन इसको भी लॉन्च किया था 9 मई को, नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था कलकत्ता में। योजना जो है अवेलेबल है, लाइक जैसे मैंने आपको बोला है कि पेंशन के लिए भी आपको 18 से 40 के बीच में होना चाहिए ताकि आप 60 साल के बाद पेंशन स्कीम को बेनिफिट ले सको। सेम तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने बोला है कि ये योजना जो है अवेलेबल है उन लोगों की जिनकी एज है 18 से 50 साल के बीच में, ऑल्सो विद बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो इट हैज एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹330। इफ यू रिमेम्बर, मतलब कितने सारे लोगों ने इस अकाउंट को भी क्रिएट किया था 330 रुपए देके। आई थिंक इसमें इफ आई रिमेम्बर कि 2 ऐसी स्कीम थी, एक में कुछ 327 के राउंड थी, एक में 330 के राउंड ऐसे पैसे थे। एंड बहुत सारे लोगों ने स्कीम का बेनिफिट लिया था। और इन केस कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके 330 रुपए के प्रीमियम के थ्रू जो है आपको वहां पर अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को कितने रुपए मिलते थे, 2 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, अब मेन चीज इज कि यहाँ पर जैसे सरकार ने बोल दी जनधन योजना के थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि आप तभी इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है।
तो यहाँ पर जो है इस स्कीम को लिंक किया गया था बैंक अकाउंट के साथ जो उन्होंने खोला था थ्रू प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। क्लियर है? तो बड़े ही सोच के ही सारी चीजें की गई हैं। मोस्ट ऑफ दीज अकाउंट हैड जीरो बैलेंस इनिशियली। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ सच जीरो बैलेंस अकाउंट बाय यूजिंग दिस एंड रिलेटेड स्कीम। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जीरो अकाउंट में तो इनिशियली देखो, क्योंकि इनमें बनाया इस तरीके से था कि आपको पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि ये अकाउंट को इन्होंने लिंक इसीलिए किया है ताकि हर किसी के अकाउंट में पैसा मेंटेन्ड रहे। ठीक है, 330 रुपए लगा के अगर आपके पास कोई भी पेंशन का पैसा आ जाता है तो यू आर गुड टू गो। तो इसलिए उनको जो है इन्होंने लिंक करके रखा था उन्हीं अकाउंट्स के साथ। नाउ ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स कैन अवेल दिस फैसिलिटी थ्रू देयर नेट बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी। सिंपल चीज है, जाने की जरूरत नहीं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। और फिलिंग अ फॉर्म एट द बैंक ब्रांच एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको जी जाना ही है, घर बैठ के भी कर सकते हो, या अगर आपको बहुत ज्यादा जाने का इंटरेस्ट है तो आप जाकर भी करा सकते हो। द प्रीमियम जो है अब यहाँ पे वगैर ये 330 रुपए, जाकर आपको बैंक डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही जो आपका इंश्योर्ड का बैंक अकाउंट है उसमें से डिडक्ट हो जाता है इसका प्रीमियम का अमाउंट। जाने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, लिस्ट बना के रखने की जरूरत नहीं है कि हमें पैसे दे के आना है प्रीमियम के। नो, अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्कीम है इंद्रधनुष स्कीम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मिशन इंद्रधनुष जो है एक हेल्थ मिशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मेनली इसमें क्या था, हेल्थ की बात हो रही है, हेल्थ मिशन है। तो यहाँ पे क्या करा था कि इन्होंने वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू, ताकि जितनी भी हमारी प्रिवेंटेबल डिजीजेज है नेशनली उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पे फाइट किया जा सके। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू जेपी नड्डा ऑन 25 दिसंबर 2014। स्कीम का जो मेन वो थॉट प्रोसेस था कि 90% जो है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज हो इंडिया का एंड सस्टेन द सेम बाय द ईयर ऑफ 2020। ठीक है, अब देखो 2020 में एज सच हमारा कोई भी वैक्सीनेशन लगा ही नहीं है। अब जो वैक्सीनेशन लग रहा है दैट इज ऑल्सो कोविड-19 का वैक्सीनेशन। तो अभी उस टाइम पे जो है एज सच कोई वैक्सीनेशन और लगा ही नहीं था प्रॉपर तरीके से। जो कैंपेन इन्होंने चलाया था, ड्राइव चलाई थी, वैसा कुछ हो नहीं पाया है इसका भी। वैक्सीनेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड अगेंस्ट 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज नेशनली। तो इसमें इन्होंने क्या क्या कवर किया था, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ। नेक्स्ट देखो, उन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे टेटनस, पोलियो, मीजल्स, बच्चों के जितने भी सीवियर ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, ठीक है, बेसिकली सीवियर फॉर्म के उन्होंने बताए हैं, मेंशन यहाँ पे किए हैं। हेपेटाइटिस बी, मैग्नेटिस, निमोनिया, इस तरीके से आपका जितने भी चीजें थी उन्होंने कवर की हैं। ऑल्सो रोटा वायरस डायरिया। आपको देखो जब भी आप किसी भी हम कहते हैं ना चाइल्ड हेल्थ केयर वाली जगह पे जाओ या ऐसे किसी अभी आप सेंटर पे जाते हो तो वहां पे रोटा वायरस का हमेशा मेंशन करके रखते हैं, वो चार्ट सा लगा के ही रखते हैं। ऑल्सो यहाँ पे अगर किसी भी जगह पर उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी अगर आपके पास जापानीज इन्फ्लाइटिस करके है, अगर आपके पास कोई भी, पर ये सब जगह नहीं था, कोई सिलेक्टेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये चीजें प्रोवाइडेड थी। क्लियर है? अब किस किस को ये दिया जाएगा, ये करते हैं कवर यहाँ पर। इट एम्स टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज 2 साल से अंडर द एज ऑफ 2 ईयर्स है, एज वेल एज जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, ताकि ऑफकोर्स अगर प्रेग्नेंट वुमेन को ही वो चीज लग चुकी है तो बच्चों को उसका इफेक्ट एनीवेज इनडायरेक्टली मिल जाता है बॉडी के अंदर ही। तो यहाँ पर जो है जितने बच्चे 2 साल से कम होते हैं उनको, और ऑल्सो प्रेग्नेंट वुमेन को ये जो इम्यूनाइज है ये किया जाता है। नाउ इफ यू रिमेम्बर, ये आपके नेबर में भी या आपके खुद के भी कोई भी ऐसे छोटा बच्चा है तो आपको पता होगा कि 2 साल तक तो कम से कम हर 2-2 महीने बाद इंजेक्शन होते, वैक्सीनेशन होती हैं। तो इन्हीं सारी वैक्सीनेशन को ही हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट देख, थोड़ा सा इसके फेजेस में देख लेते हैं कि इसको बहुत सारे फेजेस में कंडक्ट किया गया है। सबसे पहले उसने बोला है कि फेज 1 में इन्होंने इनिशियली कवर किए हैं 201 डिस्ट्रिक्ट्स को। मोर देन 75 लाख चिल्ड्रन को जो है इसके थ्रू वैक्सीनेट कर दिया गया है, जिसमें 20 लाख बच्चे जो हैं, इन विच मोर देन 20 लाख चिल्ड्रन एंड मोर देन 20 लाख प्रेग्नेंट वुमेन रिसीव्ड टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन। तो इन्होंने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया है कि इतने सारे लोगों को मिला है। फेज 2 में इन्होंने क्या किया है, 352 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे कवर किया है फेज 2 में। एंड नियरली जितने भी हमारे फेज 1 के 73 ऐसे हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट थे उनको भी इसमें कवर किया गया है। फेज 3 में 216 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। द 4 इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन राउंड्स वर कंडक्टेड फॉर 7 days। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि फेज 1 से फेज 3 तक आते आते इन्होंने क्या चीज एक्स्ट्रा की है। तो इन्होंने बोला कि इन्होंने इस तरीके से
4 इंटेंसिफाइड इम्यूनाइजेशन राउंड्स कवर किए हैं, विच इज अगेन इंटरेस्टिंग। फेज 4 में जितने भी रिमेनिंग एरियाज आपके रह गए हैं कंट्री के, उनको धीरे धीरे कवर किया जा रहा है, क्योंकि देखो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हर किसी को कवर करना, जी जाओ लगा दो सबको, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो ये प्रॉपर टीम आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्कीम में आपसे बात कर रहा है नेशनल रू अर्बन मिशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी स्कीम्स के नाम। यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने बनाया है रू अर्बन, मतलब इसका है रूरल प्लस अर्बन, ये इसका एक्चुअली स्पेसिफिकली मतलब है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कवर किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन को हम लोग सिर्फ रू अर्बन मिशन के नाम से भी जानते हैं। इसे 22 फरवरी 2016 को बनाया गया था, लॉन्च किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग देम इकोनॉमिक, सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। सिंपल चीज है, नाम से आपको आइडिया लग रहा है रूरल एंड अर्बन मिक्स किया हुआ है। बेसिक चीज क्या है, रूरल एरियाज में वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना जो एक्चुअली में अर्बन एरिया में मिलती है। ठीक है, ये इसका बेसिक एम है। अब इन्होंने क्या किया है, मिशन एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ 300 रू अर्बन क्लस्टर्स इन द नेक्स्ट 5 years। ठीक है, अगले 5 साल में ऐसे 300 सेंटर्स को बनाना, क्लस्टर्स को बनाना, रू अर्बन क्लस्टर्स को क्रिएट करना, जहां पे हम लोग बेसिकली इसको अप्लाई कर सके, जिनको हम लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे एंड ऑल्सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे। नेक्स्ट, दीज क्लस्टर्स वुड बी प्रोवाइडेड विद द रिक्वायर्ड एम्यूनिटीज। जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जितनी भी रिक्वायर्ड एम्यूनिटीज या सुविधाएं जो इनको प्रदान करानी चाहिए क्लस्टर्स को, वो दी जाती हैं। फॉर विच इट इज प्रपोज दैट द रिसोर्सेज बी मोबिलाइज्ड थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, over and above which a critical gap funding would be provided under this mission for focused development of these clusters। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपकी कोई वेरियस स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, तो उसके ओवर एंड अबव जो भी आपका क्रिटिकल गैप फंडिंग आपको चाहिए है वो प्रोवाइड कराई जाती है स्कीम में, ताकि इन क्लस्टर्स का जो डेवलपमेंट है वो और फोकस्ड तरीके से और मोबिलाइज्ड तरीके से जो है हम लोग कर सके। ठीक है, बेसिक चीज इसमें यही है कि जितने भी रूरल एरियाज हैं उनमें कुछ विलेजेस का क्लस्टर्स बना के उनको पूरा रिहेबिलिटेट करना, उनको पूरा डेवलप करना, ये बेसिकली मिशन का थॉट प्रोसेस है। नेक्स्ट देखो, आउटकम्स क्या है दैट आर प्रेडिक्टेड इस मिशन के थ्रू, ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड वाया इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड दोज रिलेटेड टू फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो सिंपल चीज है, मैंने आपको जैसे बताया कि रूरल और अर्बन डिवाइड के बीच में जो गैप है उसको ब्रिजिंग करना। उसके बाद उन्होंने बोला है इन्वाइगोरेटिंग। इन्वाइगोरेटिंग का मतलब है कि किसी में पूरी ऐसा उनको फील कराना कि जी आप में बहुत ताकत है। तो इन्वाइगोरेटिंग लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद स्ट्रेस ऑन डिप्लीशन ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो उनको बूस्ट अप करना एंड उनके बीच में जो भी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जितना भी स्ट्रेस है उसको पूरी तरीके से डिप्लीट आउट होना, ये इसका एक मिशन है। स्प्रेडिंग डेवलपमेंट इन द रीजन। डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, विकास का और कोशिश करो। अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरियाज। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से स्कीम्स क्रिएट करेंगे ताकि जितने भी अर्बन एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे इन पर्टिकुलर क्लस्टर्स में आके जो है इन्वेस्ट करें। नाउ जो हम लोग बात कर रहे हैं रू अर्बन क्लस्टर्स की बात कर रहे हैं, इसमें एरिया कैसे हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो इट कैन बी नोन एज अ क्लस्टर ऑफ जियोग्राफिकल कॉन्टिजियस विलेजेस विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 25,000 to 50,000। अगर मैं एक प्लेन कोस्टल एरिया की बात कर रही हूँ, अगर मैं डेजर्ट, हिली या ट्राइबल एरियाज की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है 5,000 से 15,000 के बीच में होगा। तो ऐसा कोई क्लस्टर है तो उसको और बनाकर हम लोग उसको रू अर्बन क्लस्टर बना देते हैं। ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स क्या है इस पर्टिकुलर मिशन के, कि हम लोग किस तरीके से जो डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, मैं विकास की बात कर रही हूँ, ये दी कैसे जाती है। नाउ सबसे पहले ट्रेनिंग। सिंपल चीज है, आप किसी को अपग्रेड कैसे कर सकते हो, जब मैं उसको प्रॉपर उस चीज के लिए ट्रेनिंग दे दूंगी। दूसरी चीज एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री सर्विसेज, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। मैंने काम किया है पर मैं उसको सेव ही कहीं पे बचा के ही नहीं रख पा रही हूँ, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज ही नहीं है इसके लिए। उसके बाद सैनिटेशन, सबकी स्वच्छता के लिए काम करना। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इफ यू नो कि अब क्या है, हमें अलग अलग डस्टबिन मिलते हैं, सॉलिड वेस्ट अलग, कोई भी अगर आपके पास लिक्विड या छिलके वगैरह है वो अलग। तो इस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पे इसका एक कॉम्पोनेंट है। फुली इक्विप्ड मोबाइल हेल्थ यूनिट। तो ऑफकोर्स पूरा हॉस्पिटल तो बिल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन एक मोबाइल, एक छोटी तरीके से जो है
एक हेल्थ यूनिट बना सकते हैं, इसका एक कॉम्पोनेंट है। अपग्रेडिंग स्कूल्स एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड कराना, इंटर विलेज रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना ताकि हम लोग एक गांव से दूसरे गांव तक जाने में हमें दिक्कत ना हो। प्रोविजन ऑफ पाइप्ड वाटर सप्लाई, उसे क्या बोलते हैं, वेल पे जाकर या कुएं पे जाकर पानी ना भरना पड़े, हम लोग पाइप्ड वाटर सप्लाई वहां पे प्रोवाइड करवा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एलपीजी का गैस कनेक्शन हो एंड डिजिटल लिटरेसी हो। डिजिटल का मतलब है कि जो हम लोग मैं बात कर रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, एक चीज क्या है कि एक डिजिटल, अगर आपको लेवल से आइडिया है, डिजिटल लिटरेसी है, आप तभी ये चीजें समझ सकते हो। तो ये थी हमारी इस पार्ट की लास्ट स्कीम जो हमने कवर की है। अगेन हमने आज के सेशन में भी काफी 8-9 के अराउंड स्कीम्स को कवर किया है जो बहुत किसी टाइम पे पॉपुलर थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने कवर किया है, कैसा इनका पूरा रोल रहा है, डेस्टिनी रही है अभी तक की। तो ये सारी पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट एक और पार्ट है जिसमें अगेन बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनको कवर कर लेंगे एंड हमारा जो पूरा सब्जेक्ट है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि नाम बहुत सिमिलर है, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स बनाई गई हैं, बहुत सारी पेंशन स्कीम्स बनाई गई हैं। तो हर कोई एक दूसरे से अलग कैसे है, मोर और लेस फीचर सेम ही होंगे, पर वो एक दूसरे से अलग कैसे वो आपको पता होना चाहिए है। तो अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।